हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो क्लास 6 है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों से कल ही ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एनसीईआरटी स्टार्ट करूं या ना करूं, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा, ज़्यादातर नहीं, 99% लोगों ने ये कहा है कि एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ठीक है, तो इन तीनों की क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही हैं। और उसी कड़ी में आज की ये पहली वीडियो है, और इसमें हिस्ट्री की 6 क्लास का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, और ये चैप्टर है आपका कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका टीचिंग से संबंधित हो या आपके अन्य जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं सभी के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी पुलिस का अभी एसआई क्या आया है, एसआई की वैकेंसी आई है। ठीक है, टीचर की वैकेंसी है, जूनियर वैकेंसी है, या भविष्य में जो वैकेंसी आने वाली आरओ एआरओ की वैकेंसी है। ठीक है, आपका आरओ एआरओ है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब समय नहीं होता है लोगों के पास, तब वो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं और बाकी किताबों की तरफ भागते हैं, लेकिन उनको कम से कम 6 to 8 कम से कम, वैसे तो एनसीईआरटी 6 to 12 पूरी आनी चाहिए। मतलब एक बार आपको 12th के बाद सबसे अच्छा रहता है, 12th के बाद अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी हो। ठीक है, लेकिन लोग नहीं पढ़ते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब उनको ये चीज़ याद आती है। तो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है, एक मान के चलिए लॉकडाउन ही इस समय, क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 मई तक कोरोना का पीक आने को है, पीक उसका आने को है। तो तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे रहें, अपनों अपनों का ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो तब तक तो नहीं, लेकिन इसमें जो 6 to 8 है, पहले तो 6 to 8 ही करवाऊंगा, फिर उसके बाद आगे का सोचेंगे। ठीक है, तो 6 to 8 में टोटल 82 क्लासेज होंगी, 82, क्योंकि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों को मिला के टोटल 82 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके, मैं अगर डेली 3, मतलब एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटी की करूंगा, तो आपके लगभग 27 से 28 दिन में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 27 दिन में इसको कराने के लिए मैंने एक टारगेट रखा है 31 मई तक। ठीक है, 31 मई तक इसको कंप्लीट कराने का, हो सकता है इससे पहले ही मैं इसको कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो जब मैं टारगेट लेता हूं, आप लोग पहले भी दे चुके हैं, क्योंकि ऐसे एससीईआरटी की जो साइंस की किताबें जो मैंने स्टार्ट की थी 6 to 8, वो मैंने 10 से 12 दिन में तीनों क्लास की कंप्लीट करवा दी थी, क्योंकि मैंने उसका टारगेट लिया था। तो इसका भी मैं टारगेट ले रहा हूँ 31 मई से पहले, तो इसको भी मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, बस सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला चैप्टर 6 क्लास का हिस्ट्री। ठीक है, पहला चैप्टर, तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से है? इसका स्टार्टिंग यहाँ से, आप देखिए, लोग कहाँ रहते थे, और चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर्स के नेम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम इस साल का था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इन निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लेसन का नाम पूछ दिया गया था, कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोग कहाँ रहते थे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नर्मदा नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जल जंगल के अन्य पदार्थों उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे, मतलब संग्राहक मतलब इकट्ठा करते थे चीजों को। ठीक है, कुशल संग्राहक थे, मतलब चीजों को जो जंगल था, वहां की जो संपदा थी, विशाल संपदा थी, जंगलों से एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से वो लोग परिचित थे, इसीलिए वो चीजों को इकट्ठा करते थे और जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे जो छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे 6 क्लास के ये एक दो चैप्टर हैं, ये काफी छोटे हैं, तो इनमें जो बीच की चीजें भी हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। और जब लेसन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वहां पर सिर्फ जो हाईलाइटेड चीजें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि समय पे हमें कंप्लीट कराना है। या देखिए, जैसे यहाँ पे नीचे, यहाँ पर ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां किधर है? उत्तर पश्चिम की तरफ। अभी नीचे मानचित्र है, मैप है, उसमें अभी हम लोग देखेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। तो कहां पर उपजाना प्रारंभ किया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। ठीक है, इसके बाद भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ तथा जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे।
तो ये देखिए सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ी है, ये देखिए कहाँ पर, यहाँ पे बोला गया उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये देखिए, ये है किरथर की पहाड़ी और ये है सुलेमान की पहाड़ी। ठीक है, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले गेहूं तथा जौ को फसलों को लगभग 8,000 वर्षों पूर्व, ठीक, गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। आप लोग चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठे और लेसन 1 लिख के जो इंपॉर्टेंट लगे खुद से नोट्स बनाना सीखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर मेरे पास समय रहा तो मैं इसके नोट्स, मैं आपको ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप लोग खुद से भी ये करना सीखें। ठीक है, क्योंकि भरोसे, किसी के भी भरोसे ना बैठें, क्योंकि आपको अपनी तैयारी करनी है समय से, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें। ठीक, ठीक है। और इसके बाद बोला गया था पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। तो देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में क्या बोला गया था, गारो। तो उत्तर पूर्व में ये देखिए गारो की पहाड़ियां, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, उत्तर पूर्व में ये गारो की पहाड़ियां हैं। और मध्य भारत में ये देखिए यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियां हैं। ठीक, विंध्य की पहाड़ियां हैं। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। कृषि का सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ हुआ, तो गारो तथा विंध्य की पहाड़ियों में। और यहाँ जहां सबसे पहले चावल उगाया गया, चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, सहायक नदियां किसे कहते हैं, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो 4700 पूर्व वर्ष पहले आरंभिक नगर कहां बसे थे, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर, यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आरंभिक नगर जो थे, ठीक है, वो आपके 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे हुए थे। लेकिन जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ, वो हुआ है 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व लिखा है, यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के जो आरंभिक नगर आपके थे, आरंभिक नगर, वो आपके सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे और 4700 वर्ष पूर्व उनका टाइम ये दिया गया है। और जो गंगा हुआ इनकी सहायक नदियों के किनारे जो प्रमुख नगरों का विकास हुआ, वो आपका 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, अब सिंधु की सहायक नदियां कहाँ पे हैं, सिंधु की नदियां, ये देखिए सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी है, इससे मिली हुई, ये देखिए जितनी भी इससे मिलती जुलती ये जो आगे मिल जाती हैं नदियां, वो सारी आपकी सहायक नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दी गई यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मगध वर्तमान में बिहार का नाम, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, तो मगध का राज्य का मगध राज्य कहाँ पे था प्राचीन काल का, ये गंगा और इसकी सहायक नदी सोन। तो गंगा और इसकी सहायक नदी देखिए, गंगा नदी ये देखिए यहाँ पे है और ये सोन नदी है आपकी। ठीक है, सोन नदी यहाँ पे जाके ये देखिए गंगा यहाँ से यहाँ तक चल रही है। गंगा जैसे ये चल रही, गंगा यहाँ से हिमालय से निकल ये ऐसे जा रही है और सोन नदी इसमें मिल जाती है, तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी हुई। ठीक है, तो यहीं का जो आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया, मगध। ठीक, ठीक है, स्थापना की गई। अब पहले यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज है, दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, दक्षिण एशिया के बारे में बताया गया। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये क्या है, दक्षिण एशिया। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी सब एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों एवं पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया को ही उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक, देखिए उपमहाद्वीप के बारे में ही बात हो रही है, पहले यह बता दिया, आप यहाँ पे देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है, कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो लोग यहाँ पे बस कुछ खास बात नहीं बताई गई, लोग अपने काम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे आगे देखते हैं, आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कोई खास बात नहीं है कि कोई काम से ही आदमी इधर से उधर जाता है। अब यहाँ पे देखिए,
ये है मेन चीजें हैं। देश के नाम जो पहला चैप्टर है, इसमें कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देश के नाम, जो भारत के जो कई नाम आपने सुने हैं वो कैसे पढ़े, ठीक है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का, नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है। इस यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, छोटे मोटे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अगर पूछा जाए इंडस का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इंडस क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, ठीक है, इंडस किसे कहते हैं, तो इंडस का अर्थ होता है सिंधु संस्कृत में, या इंडस सिंधु, ठीक है, यही यही बस आप याद रखिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। चाहे तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट कर लीजिए। फिर देखिए, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस कहा, ठीक है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। यहाँ के सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस कहा, और इसके जो आसपास का जो भूमि प्रदेश है उसको इंडिया कहा, ठीक है। किसने कहा था? ईरान और यूनान का पता, ईरानियों और यूनानियों ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया किसने कहा था सर्वप्रथम, तो ईरानियों और यूनानियों ने, ठीक है। अब यहाँ पे एक भरत नाम का हम लोग सुनते आए हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। संस्कृत की जो आरंभिक कृति कौन सी है? ऋग्वेद, जो वेदों में सबसे पुराना है, ठीक है। लगभग कितने वर्ष पूर्व? 3500 वर्ष पुरानी है। इस बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अतीत के बारे में कैसे जानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कहीं से पे भी, कि जो हाथ से लिखी होती थी इसलिए उस लिपि को पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है? पांडुलिपि, या पांडुलिपि को के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला वर्ड क्या है, मतलब शब्द क्या है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द। और ये लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है, ठीक है। मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट में जो मेन्यू है इसका अर्थ होता है हाथ से, ठीक है। और पांडुलिपि ये हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता था। इन चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखिए। आगे है, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, सॉरी यहाँ पे देखिए, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती थी। अगर क्वेश्चन ये इस टाइप से भी आ जाए कि पांडुलिपियां किसकी छाल से बनाई जाती थी, तो ऑप्शन में आपका भूर्ज के नामक पेड़ का यहाँ पे उल्लेख होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये देखिए, ये पृष्ठ है आपका, ये सामने, ये पांडुलिपि है, ये भूर्ज नामक पेड़ की छाल से है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज भूर्ज पेड़ की छाल पर बनी एक ऐसी पांडुलिपि को तुम देख रहे हो, ये भूर्ज के पत्ते की छाल पर, ठीक है, पेड़ की छाल से बनी पर यहाँ पे ये देखिए लिखी हुई है, ठीक है, इसी को पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। ऐसी भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, ये देखिए, आप लोग काफी लोग सोच रहे होंगे ये पूरा पढ़ रहे हैं लेसन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके कानों के द्वारा आपको पता चल रही, सुनाई दे रहा है, और अगर आप लोग लिख भी रहे हैं तो आपको डबल फायदा है, ठीक है। चीजें आपकी अच्छे से तैयार होती जाएंगी। जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये अभी आगे हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे अभी हिस्ट्री में, आपको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा कि तमिल कौन बोलता था, प्राकृत कौन बोलता था, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। अभिलेखों के बारे में, ऐसे पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए
शासक लड़ाइयों के अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा, ये देखिए एक अभिलेख का यहाँ पे टुकड़ा, यहाँ पे इसकी फोटो यहाँ पे दी गई है। अब इसके बारे में देखिए क्या है। लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंधार कहाँ है। ठीक है, तो वो आपका है अफगानिस्तान में। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, मतलब अशोक के बारे में आपको जो आपका 8वां लेसन है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी पांडुलिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब ये जो लिपि है, ये जो यहाँ पे जो अभिलेख दिया गया है, ये काहे क्यों इंपॉर्टेंट है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो विभिन्न लिपियों द्वारा तथा भाषाओं में है। ये दो भाषाओं में है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो पुरातत्वविद किसे कहते हैं, जो अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का भी तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। तो इससे उन्हें यह जानने में काफी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अभिषेक बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ खास नहीं, आगे देखते हैं। ठीक, तिथियों का मतलब। ठीक है, तिथियों का मतलब अब यहाँ पे देखिए। अब आपका जो अभी अभिलेखों की बात हुई तो वो लेखा जोखा रखने के लिए अपना करते थे, और कुशल संग्राहक थे, शिकारी थे। ये तो सब हम लोग आगे पढ़ी, शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब तिथियों का मतलब देख लीजिए। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरीके का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद में, जैसे आज 2021 है तो ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष बाद। ठीक, अब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब यहाँ पे तिथियों के बारे में, इतिहास और तिथियों के बारे में बात है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा से के जन्म से पूर्व। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, ठीक है, एडी हिंदी में लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब क्या होता है, ये ऐसे टाइप को क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जन्म के वर्ष है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में भी तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। अगर यह पूछ दिया जाए तो कि भारत में इन तिथियों का जो इसका इस टाइप के कैलेंडर का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ, तो वो लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले होता है, बीपी का अच्छा। ठीक है, अभी अन्यत्र में बहुत थोड़ा सा है, बस बहुत 1 मिनट की चीज है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सही लगा मुझे तो यहाँ पे मैं बता दूंगा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए गए हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों के बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं क्या लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है। ठीक है, ये जो ये बने हैं ऊपर, इसी के बारे में नीचे लिखा है, तो इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्र मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया
कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इन्हें कारतूस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है यल अक्षर के लिए शेर, ये देखिए यल अक्षर है यहाँ, इसके लिए यह शेर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये संकेतों का प्रयोग करके ये यूज की गई थी। ठीक है, एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हैं, तो वे आसानी से इनको अभिलेखों को पढ़ सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपका जो पहला चैप्टर है कंप्लीट हो गया। इसकी जो यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये निम्नलिखित का सुमेल करना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको आप लोग याद रखिए। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर आपके 4700 वर्ष पूर्व हुए थे। ठीक है, गंगा घाटी के नगर, ठीक है, गंगा घाटी का नगर ये लगभग आपके 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। ठीक है, और मगध का बड़ा राज्य, ठीक है, मगध का बड़ा राज्य ये आपका सबसे पहले प्रथम जो बड़े राज्य थे उनमें से मगध का राज्य, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब ये देखिए सुमेल करना है गंगा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी, सॉरी, नर्मदा घाटी के बारे में शुरुआत में ही दिया गया है। जो इसमें सबसे उपयुक्त है आकेट तथा संग्रह। ठीक है, आकेट नर्मदा घाटी सबसे पहले लोग मतलब लोग बसे सबसे पहले नर्मदा घाटी के किनारे और उन्होंने आकेट तथा संग्रह किया। मगध क्या है, पहला बड़ा राज्य। ठीक है, जो कि आपका बिहार, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, गंगा तथा सोन नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियों के किनारे आरंभिक कृषि प्रारंभ हुई थी। ठीक है, गंगा घाटी, ठीक है, गंगा घाटी आपका 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ठीक, और सिंधु नदी के किनारे आपका प्रथम नगर हुआ था। ठीक है, प्रथम नगर आपके सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्षों पूर्व। ठीक है, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। तो ये आपकी आपकी जो सुमेल था वो भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका देखिए पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से अभी आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी एक एक चैप्टर, मतलब तीनों के एक एक चैप्टर डेली मिलते रहेंगे। मैंने आज ही इसके बारे में पूछा था, तो पहले मैं कल से इसको स्टार्ट करने वाला था, फिर मैंने सोचा एक मैं आज कंप्लीट करा दूं, जिससे हमारे जो 82 टोटल होने को है उसमें 81 बचेंगी, मतलब 27 या 81, तो 27 दिन में आगे हमारी कंप्लीट हो सकती हैं। तो लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 31 मई तक है। ठीक है, क्योंकि बाई चांस एक दो दिन गड़बड़ हो जाता है कुछ, तो उसके हिसाब से तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा की 20-22 मिनट की वीडियोस हैं आपकी। आप हमें दिन में 2 घंटे आप लोग दीजिए, जो अभी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं। तो और बाकी आप लोग अपना 5 घंटे पढ़ें, चाहे कितना भी पढ़ें, जितना भी पढ़ पाएँ उतना पढ़ें। थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन के लिए भी कुछ करें, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, तो घर ही में रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। ठीक है, तो दोस्तों जैसा भी आप लोगों को लगा हो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि पहली वीडियो है, इससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जी आपके मन का यहाँ पे कुछ हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।